तो यार आज की इस वाली वीडियो में अपन एक्यूट इन्फ्लेमेशन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। मैंने सोचा था कि इसके 2 पार्ट्स करूं या 3, तो मेरे हिसाब से 2 पार्ट्स एनफ होंगे। मतलब आज की वाली वीडियो में एक्यूट इन्फ्लेमेशन अपना ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो टॉपिक्स है फिर से जो अपन को देखने। अब इसके अंदर एक्यूट इन्फ्लेमेशन में अपन ने अभी तक देखा कि कौन कौन से मीडिएटर्स एक्यूट इन्फ्लेमेशन के, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी मैच करके, तो उसके अंदर मास्ट सेल्स थे, एराकिडोनिक एसिड था, या फिर जितने भी मैंने आपको बताया था टोल लाइक रिसेप्टर्स था, ये सब जो भी थे। तो उनका साथ में इफेक्ट क्या आता है, बेसिकली उनको इन्फ्लेमेशन करवाना है। तो अब इन्फ्लेमेशन के अंदर इंपॉर्टेंट सेल कौन सा सबसे, न्यूट्रोफिल। तो अब न्यूट्रोफिल का इफेक्ट क्या आता है, न्यूट्रोफिल अंदर कैसे जाता है सेल के, न्यूट्रोफिल को ब्लड के अंदर से पिक कैसे किया जाता है, वो आज अपन देखेंगे। बेसिकली वैस्कुलर जो इवेंट्स होते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के, वो है। इसके साथ साथ में अपन मैक्रोफेजेस भी देख लेंगे कि मैक्रोफेजेस का क्या रोल होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, और ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर कैसे करते हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन नहीं देखेंगे बट थोड़ा सा एक ग्लिम्स। अच्छा, तो स्टेप्स के अंदर सबसे पहला स्टेप मार्जिनेशन। मार्जिनेशन में समझाने के लिए देखिए, ये कोई ब्लड वेसल है। अब इसका अपन ने पढ़ा था कि कई सारे मीडिएटर्स होते हैं, जैसे हिस्टामीन। हिस्टामीन क्या कराना था, वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन करा दिया, ये ब्लड वेसल थी, इसका वेसोडाइलेशन हो गया। अब देखिए, यहां पर बीच में कोई सेल था, सेंटर में फ्लो कर रहा था, ब्लड के एकदम सेंटर में फ्लो कर रहा था कोई सेल। अब इस वेसोडाइलेशन की वजह से क्या होगा, एक तो ये जो ब्लड की वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी, ब्लड स्लो हो जाएगा, और ये जो सेल है ये सेंटर की जगह मार्जिन्स में आ जाएगा ऐसे। तो बेसिकली मार्जिनेशन हो गया सेल का, मार्जिन में आ गया सेल, ठीक। तो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ मूवमेंट हो गया किसी भी सेल का, इसलिए इसको मार्जिनेशन बोला, ठीक है। मार्जिनेशन हो गया सबसे पहला स्टेप। इसके बाद रोलिंग। अब रोलिंग के लिए मैं यही वाला डायग्राम यूज कर देता हूं वापस से। देखिए, आपको ये मालूम है कि ब्लड वैसे तो बहुत तेज वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, लेकिन क्योंकि एक तो वेसोडाइलेशन हो गया तो वेलोसिटी कम हो गई, और इसके साथ में कुछ प्रोटीन्स होते हैं। कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई सिलेक्टिन नाम का एक प्रोटीन मान लीजिए, ठीक है, सिलेक्टिन प्रोटीन है। ब्लड वेसल के एंडोथेलियम से निकलता हुआ सिलेक्टिन प्रोटीन है, सिलेक्टिन नाम लिख देता हूं, सिलेक्टिन, सिलेक्टिन प्रोटीन। अब ये जो सिलेक्टिन प्रोटीन है ये क्या करेगा, ये जो ब्लड वेसल ब्लड सेल जो मार्जिन पे था, मोस्टली न्यूट्रोफिल बेसिकली, ये जो मार्जिन पे था ये इसकी स्पीड को स्लो डाउन कर देगा। पहले तो ये बहुत तेज वेलोसिटी में फ्लो कर रहा था, इवन मार्जिन पे भी थोड़ी बहुत कम हुई है वेलोसिटी, लेकिन फिर भी बहुत तेज वेलोसिटी पे फ्लो कर रहा था। तो ये ऐसे ड्रैग करता है, सीधा सीधा यूं जा रहा था, लेकिन ये क्या करेगा सिलेक्टिन, इसकी इसकी वेलोसिटी को, फ्लो करने की वेलोसिटी को कम कर देगा। तो इससे ड्रैग करके जाने की जगह यूं रोल करता हो जाएगा, रोल करता हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी कम हो गई इसलिए रोल करता हो जाएगा। तो बेसिकली सिलेक्टिन प्रोटीन जो होते हैं मीडिएट करते हैं रोलिंग वाले प्रोसेस को, ठीक है। रोलिंग के प्रोसेस को कौन मीडिएट कर रहा है, सिलेक्टिन प्रोटीन। अब सिलेक्टिन प्रोटीन के कुछ टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं सिलेक्टिन प्रोटीन के, तो देखिए, एक होता है पी सिलेक्टिन, एक होता है ई सिलेक्टिन। जो लोग स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हैं उनको पी ई रेशियो के बारे में पता होगा, तो उनके लिए याद रखना आसान है, पी ई। तो पी सिलेक्टिन और ई सिलेक्टिन होते हैं। पी सिलेक्टिन को सिक्रीट कौन करता है, तो इसको सिक्रीट करता है वीबल पेलाइडी बॉडीज, वीबल पेलाइडी बॉडीज, ठीक है। ये तो इसको रिलीज कर रही है पी सिलेक्टिन को, वीबल पेलाइडी बॉडीज, और इनको मीडिएट कौन कर रहा है, वीबल पेलाइडी बॉडीज, इनको मीडिएट कर रहा है हिस्टामीन, ठीक है। वीबल पेलाइडी बॉडीज को मीडिएट कर रहा है हिस्टामीन। इसके बाद ई सिलेक्टिन। ई सिलेक्टिन को कौन सिक्रेट कराता है, तो इसको एक तो सिक्रेट कराता है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर टीएनएफ, इसके साथ में इंटरल्यूकिन 1। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 रिलीज करवाते हैं, मीडिएट करते हैं ई सिलेक्टिन को। और पी सिलेक्टिन को कौन सिक्रेट कराता है, वीबल पेलाइडी बॉडी, और उसको मीडिएट करता है हिस्टामीन। ये दोनों के दोनों पी सिलेक्टिन और ई सिलेक्टिन, दीज आर रिलीज्ड बाय एंडोथेलियम। एंडोथेलियम। अब एंडोथेलियम के अंदर ही वीबल पेलाइडी बॉडीज होती है जो रिलीज करवाती बेसिकली पी सिलेक्टिन, और टीएनएफ और आईएल1 जो होता है एंडोथेलियम को मॉड्यूलेट करता है, मीडिएट करता है, और ई सिलेक्टिन को रिलीज कराता है,
ठीक है। अब ये जो पी और ई सिलेक्टेंस है ये बेसिकली करते क्या, ये क्या होता है, एक मॉलिक्यूल, या मॉलिक्यूल नहीं बोलना चाहिए, प्रोटीन जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं उनके ऊपर होता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है, इस जो स्टेप्स है, ये न्यूट्रोफिल्स के लिए भी होता है, मैक्रोफिल्स के लिए भी होता है, तो मैं इसे ल्यूकोसाइट्स वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो जो ये पी और ई सिलेक्टेंस है ये क्या करते हैं, एक प्रोटीन जिसको बोलते हैं साइलाइल एक्स बॉडीज, साइलाइल लुइस एक्स बॉडीज, इनको बाइंड कर लेते हैं। और ये साइलाइल लुइस एक्स बॉडीज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं ल्यूकोसाइट्स पे या न्यूट्रोफिल्स की सरफेस पे, ठीक है। क्या नाम है उनका, साइलाइल लुइस एक्स, ठीक है। इसको बाइंड कर लेते हैं सिलेक्टेंस प्रोटीन से। तो बेसिकली कुछ नहीं, कोई बॉल मान लीजिए, बॉल या कोई डिस्क मान लीजिए, वो ऐसे ड्रैग, ऐसे स्ट्रेट फ्लो करते हुए जा रही थी, उसको मैंने नीचे से ग्रैब कर लिया, तो ऐसे स्ट्रेट फ्लो करने की जगह वो यूं रोल करने लग जाएगी। और क्योंकि उसको मैंने नीचे से ग्रैब किया था, मतलब बेसिकली नीचे के सरफेस को मैंने स्टिकी कर दिया, तो नीचे के सरफेस को स्टिकी करने की वजह से एक तो रोल करेगी और उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए रोलिंग के अंदर क्या होगा, स्पीड कम होगी और वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो ये दो स्टेप्स हो गए। अब इसके बाद में अपन चलते हैं थर्ड स्टेप, एडिशन, ठीक है, एडिशन। अब एडिशन के अंदर क्या है, यहां पे तो हमने देखे थे पी सिलेक्टेंस और ई सिलेक्टेंस देखे थे, बेसिकली रोलिंग को कौन मीडिएट कराता है, सिलेक्टेंस। एडिशन को मीडिएट कराता है सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, टफ नहीं है याद रख, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स और इंटेग्रिन्स, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स एंड इंटेग्रिन्स, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स एंड इंटेग्रिन्स। इनमें फर्क क्या, इनमें फर्क है कि जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स है ये एंडोथेलियम में होते हैं, एंडोथेलियम से इरप्ट होते हैं, और इंटेग्रिन्स जो होते हैं वो सेल के ऊपर ही होते हैं, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज के ऊपर ही होते हैं। तो सीएम या सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स के दो टाइप होता है, आईकैम और वीकैम, अब चाहे तो याद रख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। और इंटेग्रिन्स जो होते हैं किस पे होते हैं, न्यूट्रोफिल पे खुद पे होते हैं। सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स जो कि एंडोथेलियम पे, उसको कौन मॉड्यूलेट करता है या उसको कौन मीडिएट करता है, तो उसको वही सेम ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड इंटरल्यूकिन 1, ठीक है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 जो पढ़ा था कल की वीडियो में जो पढ़ा था C5A, मतलब पिछली वीडियो में जो पढ़ा था C5A, इसके साथ साथ में LTB4 ल्यूकोट्राइन B4, ये भी अपन ने ल्यूकोट्राइन्स वाली वीडियो में पढ़ा है, ठीक है। एराकिडोनिक एसिड डेरिवेटिव है। इंटेग्रिन्स C5A LTB4 ये दोनों इसको मीडिएट कर रहे हैं, और TNF यानी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 मीडिएट कर रहे हैं सेल्यूलर एडिशन मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसका मैं डायग्राम बना देता हूं आपके लिए, देखिए ये एक ब्लड वेसल, ठीक है, ये ब्लड वेसल दिख रही होगी। तो ये जो ब्लड वेसल है इसके अंदर ये रहा न्यूट्रोफिल, ये न्यूट्रोफिल। अब इस न्यूट्रोफिल के ऊपर यहां पे प्रेजेंट है इंटेग्रिन्स, ऐसे इंटेग्रिन्स प्रेजेंट है, ठीक है। और यहां नीचे एंडोथेलियम में यहां से निकले हुए सेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल्स कैप्स, और ये क्या है, इंटेग्रिन्स। तो होगा क्या, जब ये वाला इंटेग्रिन इससे कांटेक्ट में आएगा, मान लीजिए दो इंटेग्रिन्स हैं और ये दो सेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या होगा, ये जैसे रोल करता हुआ इससे कांटेक्ट में आया तो ये इसको पकड़ के बैठ जाएगा, एकदम स्टिक करके बैठ जाएगा, आगे नहीं जाने देगा। यानी कि सेल जो है, ये जो न्यूट्रोफिल है, ये यहीं के यहीं स्टेबलाइज हो जाएगा इसी लोकेशन, बाकी पूरा ब्लड फ्लो कर, लेकिन ये वाला जो न्यूट्रोफिल है यहीं पे स्टेबलाइज हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल को फिक्स करने का काम, एडहीस करने का काम, चिपकाने का काम करता है, किसके चिपकाने, एंडोथेलियम के, कौन, सेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल्स और इंटेग्रिन्स। अच्छा, इसकी एक डेफिशिएंसी होती है, कभी कभी डेफिशिएंसी या फिर कह लीजिए इसकी डिफेक्ट होता है, तो उसको बोलते हैं बेसिकली CAM डिफेक्ट, कैम डिफेक्ट्स, या फिर इंटेग्रिन्स में भी हो सकता है। तो उसको कंबाइंड नाम दे देते हैं, कैम का इंटेग्रिन का डिफेक्ट, उसका एक कंबाइंड नाम होता है, जैसे क्या जो काम कर रहा है बेसिकली उसके बेसिस पे नाम है। तो क्या काम कर रहा है, एडिशन का काम कर रहा है, और अगर एडिशन डिफेक्टिव है तो क्या नाम देंगे उसको,
सेलुलर एडिशन डिफेक्ट, CAD, सेलुलर एडिशन डिफेक्ट। ठीक है, तो अब सेलुलर एडिशन डिफेक्ट है, C या फिर पूरा लिख देता हूं, सेलुलर एडिशन डिफेक्ट। ठीक है, ये इसके अंदर ही पढ़ रहे हैं, अपन एडिशन वाले टॉपिक के अंदर ही पढ़ रहे हैं। सेलुलर एडिशन डिफेक्ट जो है, इसमें क्या होगा, देखिए सेलुलर एडिशन डिफेक्ट में जो न्यूट्रोफिल्स है जिनको चिपक जाना चाहिए था एंडोथेलियम के, वो नहीं चिपकेंगे। तो अगर वो चिपकेंगे नहीं, अपनी बॉडी में हमेशा कुछ ना कुछ 30 to 40% ऑफ न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो चिपके हुए रहते हैं उससे, आपके एंडोथेलियम से। लेकिन अगर चिपके हुए नहीं होंगे तो जो फ्लोइंग ब्लड है उसके अंदर न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ जाएगा। फ्लोइंग ब्लड में न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ने लगेगा। एक तो ये रीजन हो सकता है सेलुलर एडिशन डिफेक्ट, एक ये सिम्टम होता है सेलुलर एडिशन डिफेक्ट का। और क्योंकि अब न्यूट्रोफिल नहीं चिपक रहा है तो न्यूट्रोफिल इन्फ्लेमेशन के अंदर में जाता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन करने के लिए, इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले करने के लिए, माइक्रोब्स को या जो नेक्रोटिक टिश्यू है उसको एलिमिनेट करने के लिए उसको टिश्यू के अंदर जाना पड़ता है। इसलिए तो चिपक रहा है, चिपक के वो अंदर नीचे की तरफ टिश्यू के अंदर चल जाएगा, टिश्यू वाला जो स्पेस है उसके अंदर चल जाएगा। अब वो टिश्यू के स्पेस में जा नहीं पाएगा, तो अगर टिश्यू के स्पेस में नहीं जा पाएगा तो बेसिकली जो इम्यूनिटी है या जो इन्फेक्शन के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, तो पायोजेनिक इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, सेलुलर एडिशन डिफेक्ट। ठीक है, इसके बाद में फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसमाइग्रेशन एंड कीमोटैक्सिस। ट्रांसमाइग्रेशन एंड कीमोटैक्सिस नंबर 4, ट्रांसमाइग्रेशन एंड कीमोटैक्सिस। देखिए इसके लिए भी एक डायग्राम में बना देता हूं। ये हो गई आपकी ब्लड वेसल। अब यहां पर आपका न्यूट्रोफिल जो था वो आकर के चिपक जाएगा, एडीज हो गया, यहां पर चिपक गया। अब क्या होगा, इस न्यूट्रोफिल को अंदर की तरफ जाना है, ये टिश्यू का स्पेस है, यहां पर टिश्यूज प्रेजेंट है बेसिकली। ठीक है, टिश्यू प्रेजेंट है, यहां पर जाना है। और ये क्या है, ये है न्यूट्रोफिल। इन्फ्लेमेशन तो टिश्यू में हो रहा है ना, तो टिश्यू के अंदर जाना है। तो ट्रांसमाइग्रेशन के लिए और कीमोटैक्सिस के लिए कुछ प्रोटीन्स काम में आते हैं, कुछ फैक्टर्स काम में आते हैं। वो फैक्टर्स क्या करेंगे, न्यूट्रोफिल को पुल कर लेंगे टुवर्ड्स द टिश्यू। तो टिश्यू के अंदर जो फैक्टर्स प्रेजेंट है वो बेसिकली न्यूट्रोफिल को टिश्यू की तरफ पुल कर लेंगे। ये एज अ परफ्यूम काम करता है एक तरह से न्यूट्रोफिल के लिए, उसको उसकी स्मेल देकर के अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे फिर से वही बात करूंगा, जो लोग स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हैं तो उनके लिए आईपीओ वाला जो सेक्शन होता है उसमें अभी सबसे ज्यादा बज़ जिसका चल रहा है वो है एलआईसी का आईपीओ। तो बेसिकली एलआईसी का आईपीओ आपको अट्रैक्ट कर रहा है जो भी स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हैं। तो एलआईसी के आईपीओ की जैसे ये भी होता है, तो इसलिए इसकी याद रखने की ट्रिक है BLIC। किसकी, जो इसको कीमोटैक्सिस को, इस कीमोटैक्सिस को ट्रिगर करेंगे, उसके 4 फैक्टर्स BLIC। ठीक है, एलआईसी की जैसे है एकदम, एलआईसी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है वैसे ही है न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, थोड़ी सी वेग है टेक्निक याद रखने में, लेकिन आपको याद हो जाएगा ऐसे। तो बी से क्या है, बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स। एल से क्या है, LTB4। व्हाट इज LTB4? ल्यूकोट्राइन B4। इसके बाद में इंटरल्यूकिन 8। इसके बाद में C5a। ये सारे नाम आपने पहले भी सुन रखे हैं, वही सेम है सारे। ठीक है, LTB4। अब देखिए जो सेल को यहाँ चिपकाने में मदद कर रहे हैं बेसिकली, जो इंटेग्रिन और जो कैम्प्स थे आपके, उनको वो बेसिकली चिपका रहे थे, एडिशन में काम कर रहे थे, न्यूट्रोफिल को चिपकाने का काम कर रहे हैं। वही फैक्टर्स है, बस एक बैक्टीरियल प्रोडक्ट ऐड हो गया, वही फैक्टर्स है जो इसको आगे की तरफ बेसिकली और अंदर धकेलने का काम कर रहे हैं टुवर्ड्स द टिश्यू। ये सेम फैक्टर्स। ठीक, तो ये हो गया हमारा ट्रांसमाइग्रेशन एंड कीमोटैक्सिस। इसको याद रखने की ट्रिक है BLIC, बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स, LTB4, इंटरल्यूकिन 8 और C5a। ठीक है, अच्छा इसके बाद में फिर आपको, ठीक, इसके बाद में देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है फेगोसाइटोसिस। तो अब क्या हुआ, न्यूट्रोफिल जो था वो पहुंच चुका है टिश्यू के अंदर। अब टिश्यू के अंदर उसको माइक्रोब भी आइडेंटिफाई हो गया। अब उस माइक्रोब को उसको फेगोसाइटोस करना है। तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं
कि फेगोसाइटोसिस के लिए स्यूडोपोड्स निकलते हैं, स्यूडोपोड्स जो होते हैं ऐसे स्यूडोपोड्स निकलेंगे, और यहाँ बीच में मान लीजिए कोई माइक्रोव है, फिर स्यूडोपोड्स या स्टीरियोपोडिया बोलते होंगे, अब स्टीरियोपोड्स निकलेंगे, ये फिर इसको दोनों आपस में स्टिक हो जाएंगे, बेसिकली दोनों मर्ज हो जाएंगे आपस में, और मर्ज होने से क्या होगा, मर्ज होने से कुछ नहीं, ये इंटरनलाइज हो जाएगा, ये जो माइक्रोब था या ये जो भी पार्टिकल था, डेड टिश्यू, ये इंटरनलाइज हो जाएगा, सेल के अंदर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, ऐसा दिखने लगेगा, ऐसा दिखने लगेगा, और इसके चारों तरफ ये इसकी लेयर, तो इसको बोलते हैं फेगोलाइसोसोम। ठीक है, ऐसा दिखने लगेगा, तो इसको बोलते हैं फेगोसोम। ये जो इसके अंदर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है सेल के अंदर, इस स्ट्रक्चर को इसको बोलते हैं फेगोसोम। ठीक है, अब इस फेगोसोम का क्या किया जाएगा कि जो लाइसोसोम है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, उसको इनसे फ्यूज करा दिया जाएगा, बेसिकली इसको लाइसोसोम से जाकर के फ्यूज करा दिया जाएगा। ठीक है, तो लाइसोसोम क्या से फ्यूज कराने से क्या होगा, लाइसोसोम के जो एंजाइम्स है वो इधर पहुंच जाएंगे और लाइसोसोम के एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक, अब जो लाइसोसोम और फेगोसोम का कॉम्प्लेक्स बना उसको नाम दे देते फेगोलाइसोसोम। ठीक है, ये फेगोसाइटोसिस। अब फेगोसाइटोसिस के अंदर ये वाला जो स्टेप था स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन, इसमें स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन के लिए, स्यूडोपोड फॉर्मेशन के लिए क्या काम आ रहा था, इसके लिए काम आता माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स की डेफिशिएंसी हो जाए या माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन में कोई डेफिशिएंसी हो जाए, तो उसमें एक डिजीज होती है, उस डिजीज को बोलते हैं अपन शेडियाक हिगाशी सिंड्रोम। शेडियाक हिगाशी सिंड्रोम, एक सेकेंड दूसरे पेन से लिख देता हूं मैं इसको, शेडियाक हिगाशी सिंड्रोम। शेडियाक हिगाशी सिंड्रोम, इसके अंदर क्या समस्या हो रही है, इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन की समस्या। अब माइक्रोट्यूब्यूल आपको पता हो तो माइक्रोट्यूब्यूल एक तो स्यूडोपोड बनाने के लिए तो है ही, इसके साथ साथ में सेल डिवीजन में भी काम आता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, इसके साथ साथ में कहाँ काम आता है, प्रोटीन टारगेटिंग में, प्रोटीन ट्रैफिकिंग में भी काम में आता है। मतलब प्रोटीन या फिर कोई ग्रैन्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है अगर गोल्जी बॉडी में, तो उसको सेल के डिफरेंट लोकेशंस तक भेजने के लिए भी कौन काम आता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो शेडियाक हिगाशी सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या होंगे, बेसिक फंडामेंटल ये कि माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन नहीं होगा, तो एक तो न्यूट्रोफिल का डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन, तो एक तो न्यूट्रोपीनिया होने लगेगा, न्यूट्रोफिल की कमी, न्यूट्रोपीनिया होने लगेगा। इसके साथ साथ में मिलानिन जो प्रोटीन होता है उसकी डेफिशिएंसी, यानी कि एल्बिनिज्म होने लगेगा। क्यों, क्योंकि जो मिलानिन होता है, देखिए इसका एक मैं डायग्राम बनाता हूं, मिलानिन कौन बनाता है, मिलानोसाइट। तो ये मान लीजिए मिलानोसाइट, अब 30-40 कैरेटिनोसाइट्स के बीच में एक मेलानोसाइट होता है। ठीक है, 30-40 कैरेटिनोसाइट के बीच में एक मेलानोसाइट होता है, तो ये मान लीजिए कैरेटिनोसाइट्स है। ठीक है, ये कैरेटिनोसाइट्स है और बीच में मेलानोसाइट। तो मेलानोसाइट को अपना मेलानिन जो उसने फॉर्म किया हर जगह ट्रांसपोर्ट करना है। वो कैसे करेगा, इस मेलानिन को हर जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसके पास में वही माइक्रोट्यूब्यूल वाला मैकेनिज्म होता है, और माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म हो ही नहीं रहे, तो क्या होगा भाई, एल्बिनिज्म हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं रहा मेलानिन का। ठीक है, एल्बिनिज्म एक हो गया सिम्टम। इसके साथ में एक सिम्टम और होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्यों बोली, क्योंकि देखिए जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो कहाँ बनते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं आपके सेल बॉडी के अंदर, और सेल बॉडी से वो ट्रांसपोर्ट होते हैं एक्सॉन के थ्रू सीधा एक्सॉन टर्मिनल में। तो उससे सेल बॉडी से एक्सॉन टर्मिनल तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, और वो माइक्रोट्यूब्यूल्स अगर डिफेक्टिव है तो बेसिकली सीधी सी बात है कि जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्यों बनी, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं पहुंच पा रहे, तो न्यूरोट्रांसमीटर अगर नहीं पहुंचेगा तो आगे सिग्नल कंडक्ट ही नहीं होगा, तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है, शेडियाक हिगाशी सिंड्रोम, और एक और जो हमने देखा था न्यूट्रोपीनिया। और न्यूट्रोपीनिया हो जाएगा तो बेसिकली क्या होगा, इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगे, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, इन्फेक्शन
इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इंसान औरतों के, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया सीलियाक हिगाशी सिंड्रोम। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप डिस्ट्रक्शन ऑफ फेगोसाइटोज मटेरियल। तो फेगोसाइटोसिस भाई हमने फेगोलाइसोसोम बना लिया था। अब इसको डिस्ट्रॉय करने के दो तरीके होते हैं, या तो ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग या ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग, ठीक है। ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग, सबसे पहले O2 डिपेंडेंट किलिंग देख लेते हैं हम। इंडिपेंडेंट बहुत ज्यादा सिंपल है, डिपेंडेंट, ठीक है। O2 डिपेंडेंट किलिंग, O2 डिपेंडेंट किलिंग में क्या है कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है इसके अंदर। अब इसके लिए आपको मैं बेसिकली रिएक्शन दिखाता हूँ, चेन ऑफ रिएक्शन दिखाता हूँ, वहीं से ये सब चीजें दे रहा है मुझे। तो यहाँ पे काम आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग है, वहां से बना सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड से क्या बना, सुपर ऑक्साइड बना H2O2। अब अगर मैं यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो यहाँ पे OH माइनस बन जाएगा, OH फिर ऐड किया, और उसके अंदर अगर क्लोराइड ऐड हो जाए तो ये बन जाता है HOCl, ठीक है। ब्लीच इसको कहते हैं, ब्लीच, HOCl। तो यहां से O2 से सुपर ऑक्साइड बनाने के लिए कौन सा एंजाइम काम आता है, दैट इज NADPH ऑक्सीडेज, NADPH ऑक्सीडेज। NADPH जो होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन पुल किया जाएगा और इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर जो सुपर ऑक्साइड है उसको H2O2 में ट्रांसफर करने के लिए, उसको H2O2 में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, और H2O2 को HOCl यानी ब्लीच में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है माइलो पेरोक्सीडेज, MPO, माइलो पेरोक्सीडेज। ये SOD क्या था, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। अब देखिए अगर इसके अंदर NADPH ऑक्सीडेज के अंदर अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो इस सिंड्रोम को हम नाम देते हैं क्रॉनिक ग्रेन्युलोमैटस डिजीज, CGD, क्रॉनिक ग्रेन्युलोमैटस डिजीज, CGD, ठीक। NADPH ऑक्सीडेज के अंदर अगर CGD की डेफिशिएंसी हो जाए, अच्छा पहले तो मैं बता दूं HOCl जो ब्लीच है वो बेसिकली ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग करता है, क्योंकि इसके अंदर किलिंग एक्शन बहुत अच्छा होता है। आपको ध्यान होगा जो कोविड की सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव आई थी उसके अंदर रिकमेंड किया गया था कि HOCl इससे हाइपोक्लोराइड जिसको बोलते हैं उससे फर्श को साफ किया जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छा एंटी माइक्रोबियल एक्शन होता है इसका। अच्छा वापस टॉपिक पे आता है कि NADPH ऑक्सीडेज की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या CGD हो रहा था, और मैंने आपसे पूछा कि अगर CGD क्रॉनिक ग्रेन्युलोमैटस डिजीज, इसके अंदर आपको क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। बेसिकली HOCl भी डेफिशिएंट हो जाएगा CGD में, तो क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। क्या आपको लगता है इसमें रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, तो इसका आंसर है नहीं होगा, पर एक स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया है, वो कौन सा वो अपन देखते हैं। पहले देखते हैं क्यों नहीं होगा बार बार इन्फेक्शन, रिपीटेड इन्फेक्शन क्यों नहीं होंगे। देखिए इसका कारण ये है कि अगर CGD है तो उसके अंदर बेसिकली ये नहीं बन रहा सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड नहीं बनेगा तो H2O2 नहीं बनेगा, और H2O2 नहीं बनेगा तो ब्लीच नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं कहीं से H2O2 ले आऊं, तब तो ये बनने लगेगा, क्योंकि माइलो पेरोक्साइडेज तो प्रेजेंट है ना, तब तो ये बनने लगेगा। और H2O2 में खुद में भी बहुत अच्छी एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, तो फिर मैं H2O2 कहां से लाऊंगा। तो देखिए जब कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरिया खुद भी H2O2 प्रोड्यूस करता है, और न्यूट्रोफिल के पास एबिलिटी होती कि वो बैक्टीरिया के न्यूट्रोफिल को स्नैच आउट कर ले, उसको खींच ले बैक्टीरिया से, और खुद के लिए यूज कर ले, खुद की पर्पस के लिए H2O2 को, ठीक है। न्यूट्रोफिल क्या करेगा, बैक्टीरिया ने जो प्रोड्यूस किया H2O2 उसको खींच लेगा और खुद के पर्पस के लिए यूज कर लेगा। बट अगर बैक्टीरिया H2O2 को जो खुद प्रोड्यूस कर रहा है उसको डिग्रेड कर दे, तब हमारे लिए बचेगा नहीं H2O2, और NADPH ऑक्सीडेज वैसे भी काम नहीं कर रहा, तब उस केस में उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया का इंफेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और वो कौन सा बैक्टीरिया है, वो है कैटलेज पॉजिटिव बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया में कैटलेज नाम का एंजाइम होता है, कैटलेज क्या करता है, कैटलेज बेसिकली H2O2 को ब्रेक कर देता है। अब H2O2 को अगर ब्रेक कर देगा, हमने जो फ्री रेडिकल इंजरी पढ़ी थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि कैटलेज को H2O2 ब्रेक कर देता है,
सॉरी H2O2 को कैटलिस्ट ब्रेक कर देता है। तो अगर H2O2 कैटलिस्ट ब्रेक कर देगा तो हमारे पास H2O2 का कोई भी सोर्स नहीं बचा, तो HOCl जो है वो भी नहीं बनेगा, H2O2 भी नहीं बना, HOCl भी नहीं बना, तो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है ही नहीं। तो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं है तो इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं कैटलिस्ट पॉजिटिव, जिनके अंदर कैटलिस्ट प्रेजेंट है, उनका इन्फेक्शन हो लगेगा। ठीक है, तो CGD के अंदर मतलब क्रॉनिक ग्रैन्युलोमाटाइटिस डिजीज के अंदर कैटलिस्ट पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो इन्फेक्शन की चांसेस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ में एक और डेफिशिएंसी हो सकती है, माइलोपेरोक्सीडेज की डेफिशिएंसी हो जाए, MPO की डेफिशिएंसी हो जाए, तो यूजुअली जो पेशेंट्स होते हैं उनको कैंडिडा इन्फेक्शन की तरफ वो ज्यादा प्रोन होते हैं, क्योंकि कैंडिडा इन्फेक्शन की चांसेस बढ़ जाए, बट मोस्टली दे आर एसिम्प्टोमेटिक, मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं अगर माइलोपेरोक्सीडेज डेफिशिएंसी हो भी जाए तो। ठीक है, ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग आपको समझ में आ गई। अब ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग पे चलते हैं। ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग में क्या है, ये मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग में जो सेल के अंदर प्रीफॉर्म्ड ग्रैन्यूल्स है, ये मोस्टली माइक्रोफेज यूज करता है ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग, मतलब माइक्रोफेज जो किल करता है माइक्रोब्स को ऑक्सीजन इंडिपेंडेंटली करता है, ऑक्सीजन के डिपेंडेंस पे नहीं निर्भर होता, ऑक्सीजन पे नहीं निर्भर होता। तो उसमें क्या होता है, जो प्रीफॉर्म्ड ग्रैन्यूल्स होते हैं उनको यूज कर लिया जाता है। प्रीफॉर्म्ड ग्रैन्यूल्स किस चीज से, तो जैसे कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे आपने लाइसोजाइम का नाम सुना होगा, उन सबको यूज किया जाता है ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग। इसके बाद में रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन क्या है, रेजोल्यूशन कुछ नहीं, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो आफ्टर इन्फ्लेमेशन जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन उसके होने के 24 आवर्स बाद उनमें एपोप्टोसिस होने लग जाता है, और एपोप्टोसिस की वजह से न्यूट्रोफिल्स की डेथ हो जाती है। लेकिन न्यूट्रोफिल्स की डेथ जब होती है टिश्यू फ्लूइड के अंदर, तो वहां पे जो फ्लूइड फॉर्मेशन होता है डेड न्यूट्रोफिल प्लस टिश्यू फ्लूइड इज कॉल्ड पस। जो पस होता है वो डेड न्यूट्रोफिल्स है, बेसिकली डेड न्यूट्रोफिल एंड टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, रेजोल्यूशन आपको समझ में आ गया। इसका मैक्रोफेज, तो मैक्रोफेजेस क्या है, मैक्रोफेजेस एक तरह से सुपरवाइजर का काम करते हैं या फिर मैनेजर का काम करते हैं। कैसे, मैक्रोफेजेस क्या करेंगे कि आफ्टर एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जब न्यूट्रोफिल्स का एपोप्टोसिस वगैरह हो जाता है, तो 2 से 3 दिन बाद पीक करना शुरू करते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के। न्यूट्रोफिल्स की 24 आवर्स में डेथ हो गई थी, और ये 2 से 3 दिन बाद 48 to 72 आवर्स में पीक कर जाता है मैक्रोफेजेस। तो क्या होगा, मैक्रोफेजेस आएंगे टिश्यू के अंदर, सेम प्रोसेस, इस सेम प्रोसेस से मैक्रोफेज में आएंगे। अब मैक्रोफेज आने के बाद में उसके पास में कुछ ऑप्शन है। पहले तो मुआयना करेंगे स्थिति का, मतलब पहले वो वेरीफाई करेंगे कि क्या सारे के सारे माइक्रोब्स एलिमिनेट हो चुके हैं। अगर सारे माइक्रोब्स एलिमिनेट हो गए तो भाई वो बोलेंगे ठीक है, काम हो चुका है, काम कंप्लीट हो गया। अब इन्फ्लेमेशन जो है उसको ठंडा कर दो, अब उसको नॉर्मल कर दो, टिश्यू को हील करना स्टार्ट कर दो, जो टिश्यू में डैमेज हो उसको बेसिकली हील करना स्टार्ट कर दो। तो मैक्रोफेज सबसे पहला क्या काम करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन क्या है उनके पास, तो सबसे पहला उनके पास ऑप्शन है हीलिंग। वैसे इसको टिश्यू रिपेयर जो है उसका अपन आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, पर फिर भी हीलिंग। तो हीलिंग के लिए वो क्या करते हैं, हीलिंग के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं उनके पास। कौन से फैक्टर, एक तो THF टिश्यू हीलिंग फैक्टर बीटा एंड इंटरल्यूकिन 10। 10 जो है वो गिनती का एक तरह से एंड है ना, बेसिकली मतलब उसके आगे भी होती है, लेकिन एक तरह से एंड है, याद रखने का तरीका 10 1 से लेकर 10 तक एक तरह से एंड है। इंटरल्यूकिन 10 एंड करने के लिए हीलिंग को। अच्छा, इसके बाद में और क्या कर सकते हैं, इसके बाद में जो मैक्रोफेजेस है, या उनको लगे कि नहीं काम पूरा नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे, कंटिन्यू एक्यूट इन्फ्लेमेशन, कंटिन्यू एक्यूट इन्फ्लेमेशन, कि भाई और आगे कंटिन्यू करो एक्यूट इन्फ्लेमेशन। देखिए, एक्यूट इन्फ्लेमेशन का मतलब ये नहीं होता कि बहुत छोटे टाइम के लिए होगा। एक्यूट का मतलब ये नहीं, उसका मतलब ये होगा कि बहुत छोटे टाइम में स्टार्ट हो जाए, वो इमीडिएट रिस्पॉन्स है। चलने को तो ये 1-2 महीने 3 महीने 6-8 हफ्ते भी चल सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, नहीं, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, इमीडिएट स्टार्ट हो जाएगा, रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आएगा। ये है एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो क्या करेंगे, बेसिकली कंटिन्यू करेंगे एक्यूट इन्फ्लेमेशन, और एक्यूट इन्फ्लेमेशन कंटिन्यू करने के लिए और कौन से सेल्स चाहिए, मतलब तो न्यूट्रोफिल्स और ज्यादा चाहिए। तो न्यूट्रोफिल्स को रिक्रूट करने के लिए कौन सा होता है आपके पास, इंटरल्यूकिन 8 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ये वाला प्रोसेस वापस चलने लगेगा। ठीक है, कंटिन्यू कर सकता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन। फिर थर्ड क्या है,
कि आपके जो इन्फ्लेमेशन है वो उसको आगे नहीं फैलाना, हमको उस टिश्यू के अंदर ही रेस्ट्रिक्टेड रखना है, तो उसके चारों तरफ एक फाइब्रस लेयर बना दी जाती है। ऐसे मान लीजिए यहाँ इन्फेक्शन था, तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन था, तो यहाँ पे फाइब्रस लेयर बना दी जाएगी चारों तरफ, ठीक है, फाइब्रोटिक टिश्यू की लेयर बना दी जाएगी। इसको बनाने में हेल्प करेंगे फाइब्रोटिक फैक्टर्स, फाइब्रिनोइड फैक्टर्स और आपके साइटोकिन्स, ठीक है। तो फाइब्रोटिक लेयर बना दी जाएगी और इसके अंदर जो भी चल रहा है दैट इज इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो ये जो स्ट्रक्चर बना दिस इज कॉल्ड एब्सेस, एब्सेस का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। एब्सेस फॉर्म कर देंगे ताकि इन्फ्लेमेशन आगे की तरफ स्प्रेड हो, इन्फेक्शन भी आगे की तरफ स्प्रेड ना हो। इसके बाद में लास्ट स्टेप कि भैया एक्यूट इन्फ्लेमेशन तो चल ही रहा है, लेकिन हमारी औकात से बाहर जा रहा है अभी सब, तो इसके लिए क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इसको ट्रिगर किया जाएगा। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कैसे ट्रिगर किया जाएगा? जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो बेसिकली फेगोसाइटोसिस कर लेंगे, यही सेम सारा यूज करते हैं, फेगोसाइटोसिस कर लेंगे। तो फेगोसाइटोसिस करने के बाद में सॉरी जो बैक्टीरिया या फिर वायरस जो भी उसने फेगोसाइटोस किया उसके ऊपर एंटीजेंस जो होते हैं, उन एंटीजेंस को मैक्रोफेज जाकर के प्रेजेंट करेगा टू द CD4+ टी सेल्स। CD4+ टी सेल्स जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं उनको प्रेजेंट करेगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की जैसे भी एक्ट करता है आपका मैक्रोफेज, उनको प्रेजेंट करेगा टू द CD4+ टी सेल्स। और उसके बाद में जो CD4+ टी सेल्स या जो हेल्पर सेल्स है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो फाइनली मैक्रोफेज जो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को भी ट्रिगर करता है। तो मैक्रोफेज का चौथा काम क्या है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इसको ट्रिगर करता है, ठीक है। कैसे? एंटीजन प्रेजेंट करेगा टू द हेल्पर टी सेल्स, CD4+ टी सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार आप वापस से देख सकते चाहे तो, नहीं तो इसको आप लिख लिया कीजिए, लिखने से आपको थोड़ा सा और बेहतर याद होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।